राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से जिस सच को कहने की हिम्मत दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी नेता ने वो सच बोलने का जिगर और हौसला दिखाया होगा। जो सच पुणे के मंच से दिखाया गया, वो सच हर लड़की का, हर महिला का सच है, उनकी सच्चाई है। लेकिन ये कहने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि इसी देश में 10,000 देकर महिलाओं का वोट खरीदने की भी कोशिश होती है। क्या कहा राहुल गांधी ने? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, स्मैश द पैट्रियार्की। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कहकर उन्होंने पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही बदल दिया है। और जो उनके सामने खड़े हैं, जो सत्ता को लेकर सामने चल रहे हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है, बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। पहले आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कल आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उसके बाद देश भर में उन्हीं बातों की चर्चा हो रही है। हम प्ले कर सकते हैं राहुल गांधी की कल की पुणे की उस सभा की वो बाइट। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लड़कों ने भी दी और लड़की की जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी। बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है, और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए, और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो सुना राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही बदल दिया, और जिस तरह से लड़कियां वहां पर जुटी थी वो वाकई देखने लायक था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु नैथानी और हम जुड़ चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल पर। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं ये जानने के लिए कि कल जो कुछ भी हुआ पुणे में, अब उसके बाद से भारत में
राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है। वाकई क्या जो 50% आबादी है अब उसकी आवाज एक अलग नजरिए से, एक अलग ढंग से सुनी जाएंगी। नेहा शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बेबाक राय रखती हैं सभी राजनीतिक मामलों और महिला अधिकारों को भी लेकर। साथ ही मेरे साथ आयुष्मान पांडे भी हैं। आयुष्मान पांडे हाईकोर्ट के वकील भी हैं, उसके अलावा वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और महिला अधिकारों को लेकर भी ये लगातार लिखते रहते हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले नेहा मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कल जो राहुल गांधी ने किया, जानते हम सब लोग हैं, मतलब जो देश की 50% आबादी है महिलाओं को, सबको इसी से दो चार होना पड़ता है, पैट्रियार्की से। कहीं ना कहीं काम में जब अपॉर्चुनिटी के मौके नहीं मिलते, ये तो शुरुआत लड़कियों के लिए उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, जब उनको कोख में मारने की कोशिश की जाती है। मतलब उनको जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है। और सबसे बड़ी बात, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान खुद से होने से नहीं बताई जाती। मनुस्मृति का जो हवाला दिया राहुल गांधी ने कि पति, बाप या बेटा, उससे आइडेंटिटी को हमेशा जोड़कर देखा जाता है और कई तरीके की बाउंड्रीज में, एक केज में रहकर औरतों को काम करना पड़ता है। हम 2026 में हैं। ये कहानी दशकों से, सालों से, शताब्दियों से चली आ रही है। नेहा, कुछ बदला है इस कहानी में? और राहुल गांधी ने जो कल एक बिग स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कुछ बदलने वाला है? आपको क्या लगता है? धन्यवाद अंशु जी। और जो कांग्रेस के हमारे एनालिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमन करती हूँ। अंशु जी, बदला है वो तो पूरी दुनिया ने देखा। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत कितना बदल चुका है पूरी दुनिया ने देख लिया है। और ये बदलाव मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज लगता है। बदलाव है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा था पुणे में राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज है। बहुत अच्छी बात ये मुझे पुणे की राहुल गांधी की जो छात्राओं के साथ बातचीत थी वो ये लगी, एक स्पार्क है, एक चिंगारी है सभी उस युवा महिलाओं में कुछ करने के लिए, कुछ अपने लिए करने के लिए, कुछ अपने समाज के करने के लिए। और मुझे बहुत मजा आया जब मैं एक आदिवासी युवती को सुन रही थी कि वो कितने अधिकार के साथ वहां पर अपनी बात कर रही हैं, अपने समुदाय के लिए बात कर रही हैं। और उसी समय मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जहां पर बहुत बड़ी आबादी है आदिवासी समुदाय की, लेकिन आदिवासियों की जो स्थिति है वो नहीं बदल पा रही है। और खास करके जब हम आदिवासी समुदाय की बात करते हैं या फिर दलित वर्ग की बात करते हैं, तो महिला होना और ऊपर से दलित महिला होना और आदिवासी समुदाय की महिला होना, ये दो धारी तलवार पर भी चलने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बावजूद हम महाराष्ट्र जैसे, जिसे हम मुंबई कहते हैं कि हम भारत की जो है आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में अगर मैं ये स्थिति देखती हूँ कि कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, छात्रावास की जो स्थिति है, उनकी मांगे नहीं सुनी जाए, तो बहुत मुझे लगता है कि भारत बदला तो है, लेकिन कुछ बहुत ही लिमिटेड पॉकेट्स में वो चेंज आया है। जो चेंज मैं नई दिल्ली में देखकर खुश हो रही थी, लेकिन वो वैसा चेंज नहीं है कि हम उसे सेलिब्रेट कर सके। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम थोड़ा चले हैं, लेकिन हमें बहुत लंबा सफर तय करना है अंशु। और इसीलिए राहुल गांधी जैसा जो लीडर है, उसमें हम उम्मीद देखते हैं। भारत में इस वक्त जिस तरह की राजनीति हमने देखी, बिना मुद्दों की राजनीति, मुद्दों से ध्यान भटकाने की भरपूर कोशिश, बार बार उन मुद्दों को बीच में लाना या फोकस में लाने की कोशिश करना, जिससे ना ही महिलाओं के उत्थान से कोई मतलब है, ना ही युवाओं के उत्थान से कोई मतलब है, ना ही समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान से कोई मतलब है। तो राजनीति कैसी होनी चाहिए? अगर थोड़ा सा मुझे लगा कि स्टेज पर कुछ पॉलिटिकल ना हो जाए, कुछ ये भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों? अगर राजनीति हो भी रही है तो क्या बुरा क्या है? राजनीति समाज के लिए ही है ना। तो अगर समाज के लिए वो राजनीति है तो वो बुरी कैसे हो जाती है?
समाज का कोई वर्ग अपनी बात बेबाकी से रखना चाहता है। हम भारत एक ऐसा समाज, और हम क्लेम करते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वी आर फियरिंग कि हम कुछ बोले तो पॉलिटिकल उसके मीनिंग्स ना निकल जाए। वहां पे वो पूरी फौज बैठी हुई है, वो आप चाहे कुछ भी कहें उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स तो निकाले ही जाएंगे। तो बेशक है कि आप बेधड़क अपनी बात कहें, और आप ऐसे मंच पर हैं जहां पर सुनने के लिए एक राहुल गांधी जैसा नेता खड़ा है, और आपको पता ही है कि भारत की स्थिति क्या है। एक 19 साल का जो स्टूडेंट छात्र अपने खिलाफ एफआईआर, उसकी माँ तो उसकी महिला ही है ना, उस माँ ने अपने बेटे के साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए थाने की कितने चक्कर काटे, और उसके बाद उस माँ को राहुल गांधी का सहारा मिला, फिर घंटों बैठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके बाद जाकर जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसके बाद भी इंसाफ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को एक आवाज तो मिल रही, एक सपोर्ट तो मिल रहा है। वो सपोर्ट हमें हमारी सोसाइटी से मिल रहा है, हमें अपने परिवारों से मिल रहा है, लेकिन नेता से मिले, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि महिलाओं को शायद ये भी कहा जाता है कि राजनीति में भी महिलाओं को कितनी जो है बराबर की जो है जगह मिल पाती है, समानता के अवसर कितने हैं। आप गिन सकते हैं कि राजनीति में जो महिलाएं हैं, या तो वो किसी परिवार से जुड़ी हैं, ये उनकी पहचान है, या तो उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, फिर भी वो उस पायदान पर नहीं पहुंच पाती हैं जिसकी वो हकदार है। तो समानता की जब बात आती है तो हर जगह पे बात करनी पड़ेगी, हर पॉलिटिकल पार्टी की समानता की बात करनी पड़ेगी। आप टिकट देने के वक्त आप कितनी समानता की बात करते हैं वो भी करनी पड़ेगी। घर से ही तो शुरुआत होगी ना अंशु जी। आपकी संस्था है, आप घर से सुधार लाइए। हम महिलाएं प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहती हैं। आप मौका देंगे तो आप एक देंगे, उसको दो बनाकर वापस करेंगे। महिलाओं के बारे में हम हमेशा इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आपने अपने परिवार की महिलाओं को ताकत दे दी, सुदृढ़ बना दिया, तो अगर आपके पास एक है तो उसको अनेक बनाकर वो रिटर्न करती है। वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट वो मैनेज करती हैं, इतना संभालती अच्छा है, तो भरोसा तो करिए। और शायद ये डर है, भय है महिलाओं का कि भारत में जो एक पितृत्व समाज है, या मनुस्मृति कह लीजिए, एक डर ही तो होता है जब आप तमाम बैरियर्स लगाते हैं, तो वो एक डर होता है। वो पुरुषत्व समाज में जो कथित रूप से जो अपने आप को बलशाली मानते हैं। और यहाँ पर एक चीज जोड़ देना चाहती हूँ अंशु जी, किसी भी महिला के साथ जब भी कोई अनुचित घटना हो जाती है, जैसे महिला पहलवानों का जिक्र आया, और हम सबने देखा कि उसके बाद भी कोर्ट की लड़ाई तक हुई। बहुत कम लोग ऐसे निकलकर बाहर आ पाते हैं। महिलाएं तो खैर, महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी, बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन कोर्ट से भी हताशा हो रही है अंशु। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जब सेफ्टी की बात आती है और जस्टिस की बात आती है, तो भारत शून्य पर खड़ा है अभी। उस दिशा में, क्योंकि हमारी बेटियां करना चाहती है, परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है वो सेफ्टी है। अगर आप आंकड़े भारत के समाज से जुड़े हुए हैं, वो हम सबके सामने हैं। बहुत सी जो शिकायतें हैं, बहुत सी जो घटनाएं हैं, वो रजिस्टर नहीं होती हैं। तो उन घटनाओं को भी, उन महिलाओं को भी मजबूती मिले, ऐसा अगर हम समाज बना सके या ऐसी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में बहुत ही शून्यता है। जी जी बिल्कुल नेहा, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बहुत ही मौजूद सवाल उठाए हैं कि सेफ्टी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और राहुल गांधी ने वही कहा कि कितना मतलब उनके लिए एक पहले ही इतनी बाउंड्री सेट है और उनके लिए पहले ही असमानता है। मतलब उनकी स्टार्टिंग लाइन ही इतनी पीछे रखी हुई है कि भाई आपको अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैवल के लिए ही अलग से इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आपको नाइट शिफ्ट करने से पहले बहुत सोचना पड़ रहा है। वो लड़की ने जिस तरीके से बताया कि भाई खाली बस में चढ़ना भी उसके लिए खतरा है और भरी बस में भी चढ़ना उसके लिए खतरा है, तो आपने महिलाओं को दिया क्या है? आयुष्मान, आपके पास यही मैं आना चाहूंगी। समाज में एज अ सोशल एक्टिविस्ट महिला अधिकारों की बात, फेमिनिज्म की बात सालों से, दशकों से हो रही है, लेकिन जब कोई एक नेता
किसी देश के और कहा जाए मतलब सबसे पुरानी पार्टी का नेता और एलओपी जब खुलेआम एक मंच से कहता है कि स्मैश द पैट्रियार्की और बात वो ये करता है कि वो रिजर्वेशन देने की बात नहीं कर रहा है महिलाओं को या और उनके अधिकारों की उस तरीके से नहीं बात कर रहा है, वो बात कह रहा है पहले इक्वल प्लेन पे लाओ, उनको एक इंडिविजुअल तो समझा जाए, और इतने खुले तौर पर कहा गया है। क्या आप मानेंगे कि एक तो उन्होंने अपनी राजनीतिक संदेश भी यहाँ पर दिया है और साथ ही युवाओं और लड़कियों से एक अपना जुड़ाव दिखाने की कोशिश की है। पहली बार कोई सभा होगी जहां सिर्फ लड़कियां थी और उनमें इतना उत्साह था। तो ये कांग्रेस भविष्य देख रही है कि इस आधी आबादी को हम अपनी दया पर नहीं रख सकते कि हम तुम्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम तुम्हें ये दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश है। शुक्रिया अंशु जी, थैंक यू। नेहा जी को मेरा नमस्कार। देखिए, बात मैं आपकी बात से ही शुरू करता हूँ कि राहुल जब कल खड़े हुए और युवतियों को एड्रेस कर रहे थे, युवतियां नहीं थी उसमें, हर उम्र की। अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा अप हो सकता है तो देख लीजिए। अब आ रहा है आवाज ठीक से? हाँ, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जो है वो एक पर्टिकुलर, देखिए पॉलिटिक्स नई नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है। महात्मा गांधी ने कहा था, सर्वोदय की बात की थी, सबका उदय हो, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की 50% पॉपुलेशन जो है उसकी आवाज बार बार कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। देखिए, ये स्ट्रगल हम देख रहे हैं पिछले 150 साल से। 150 साल पहले सावित्री माता ने शुरुआत की थी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश, ठीक है ना। तो वो एक शुरुआत थी, उसमें जो सवर्ण वर्ग था उसने उस पूरी बात को दबाने की कोशिश की, दबाया। जैसे वो आगे बढ़ी बात धीरे धीरे, क्योंकि विमेन्स एजुकेशन, और आप समझ सकती हैं 19वीं सदी में औरतों की पढ़ाई को कितना अनइम्पोर्टेंट माना जाता था। इनफैक्ट अनइम्पोर्टेंट नहीं, ये माना जाता था कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो सवाल पूछेंगी। सारी की सारी बात यहीं पे आके रुकती है कि कहीं औरतें सवाल ना पूछना शुरू कर दे, है ना। खतरा ये है, जो ये पितृसत्ता इस्टेब्लिशमेंट है, उसका खतरा यही है कि कहीं सवाल ना पूछना शुरू कर दे। अब आप दोनों हैं, मैं हूं, मेरे बराबर की जो हमारा जनरेशन था, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां, औरतें थी जिन्होंने सवाल पूछना शुरू किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उस चीज को दबा दिया गया बहुत सारी चीजों से। घरों के अंदर सबसे पहली बात यह है कि घरों के अंदर जब बताया जाता है कि आप जो है, आपको अच्छी नारी बनना है। अच्छी नारी कौन होती है? जो घर को ध्यान रखती है। घर का ध्यान रखने में पहले तो सिर्फ घर का ध्यान होता था कि बच्चों को देख रही है वगैरह वगैरह, मतलब पूरी की पूरी कहानी औरतों की घुमा फिरा के उनकी योनि पे आके लिमिट कर दी जाती है कि आपकी प्रोटेक्शन, आप बच के रहेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा, समाज शरीफ माना जाएगा अगर आप शरीफ रहेंगी, है ना कहीं पूरा का पूरा भार उनके कंधे पे डाल दिया जाता है। तो राहुल क्या कर रहे हैं? राहुल की पूरी पॉलिटिक्स ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रियार्की को स्मैश करें। राहुल की पूरी पॉलिटिक्स है कि जो अनएम्पावर्ड है उनको एम्पावर करें, उनको पावर दे, उनसे पावर शेयर करें। पूरी पॉलिटिक्स है शेयरिंग ऑफ पावर की, जो आज की सत्ता में लोग बैठे हैं वो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल पावर शेयर छोड़िए, जिनके पास थोड़ी भी पावर है वो उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो राहुल ने कल जो एक, मतलब ये चौथा युवाओं के साथ चौथा इनका इंटरेक्शन था, लेकिन कल वाला इंपॉर्टेंट इसलिए था दैट इट वाज फोकस्ड मेनली औरतों के, लड़कियों के ऊपर फोकस था कि लड़कियां, और आपने देखा कि वो कर क्या रहे हैं। वो स्टेज पे खड़े होते हैं, अपनी दो बातें बोलते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि औरतें आके अपनी बातें बताएं और खुल के बताएं, बिना डरे हुए बताएं। देखिए, एक इतना टॉल लीडर जब खड़ा होता है साथ में, तो जो जिनकी आवाज नहीं है उनकी भी आवाज, उनको भी अपनी आवाज मिल जाती है। तो वो आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारी उम्र, हमारी जनरेशन की लेडी,
उनको कैसे शट डाउन किया गया। अगर आप पिछले 20 साल 25 साल में देखें, टीवी के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए, है ना, टीवी के जरिए क्या वो सास भी कभी बहू थी हो गया, मतलब वो जो एक डोपामिन किक वाला चक्कर होता था कि अच्छा सुंदर बन के रहेंगी, अच्छी दिखेंगी, तभी वो सक्सेसफुल मानी जाएंगी, वो पूरा का पूरा जो पूरी एक जो कहानी बनाई है उसको स्मैश। और बाय द वे, पितृसत्ता सिर्फ औरतों के लिए को दबा के नहीं रखती है, आदमियों को भी उतना ही दबा के रखती है। पितृसत्ता ही वो होती है जो आदमी को रोने से रोकती है, जो आदमी थक हार के सुसाइड कमिट कर लेता है लेकिन अपनी बात नहीं बोल पाता है। तो ये पितृसत्ता एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल पैदा करती जा रही है, और इसको इसलिए भी तोड़ना जरूरी है क्योंकि ये पूरे समाज को इसने एक तरह से बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है। और वो दूसरा उन्होंने ये भी बोला था, ब्रेक द केज। तो ये केज, ये जो एक पिंजरा बन गया है, उसको भी तोड़ना जरूरी हो गया है। तो औरतें ऑफ कोर्स, और मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मैं क्या कहूं, मेरे को तो बचपन से औरतों ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, ट्रेनिंग की है, मेरी प्रोफेशन में भी गुरु औरत लेडी ही है। तो वो सारा मैं देखता हूं कि जो पावर औरतों के पास होती है, वो कहीं ना कहीं आदमी उतनी, मतलब आप हर चीज से देख ले, चाहे क्रिएटिविटी में देखें चाहे पेशेंस में देखें, ये दो चीजें जो होती है वो औरतें इतने अच्छे से उस चीज को कोई भी काम करना होता है उसको बेटर तरीके से इसलिए कर पाती हैं क्योंकि क्रिएटिविटी उनके पास ज्यादा है, पेशेंस उनके पास ज्यादा है। ये दोनों चीजें वो इस्तेमाल करती है। अब आप दोनों बैठी हुई हैं, प्रेजेंटेशन का एक जो तरीका होता है, हम आपसे सीख रहे हैं कि कौन सा बेटर तरीका, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये है ना। तो प्रेजेंटेशन का तरीका, तो ये हर मायने में अगर आपको कोई भी काम बेटर करना हो, उसकी क्वालिटी और बढ़िया करनी हो, तो आप किसी भी औरत को दे दीजिए, वो उसको ज्यादा बेटर करेगी, है ना, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव भी करना है। बाकी चीजों के साथ वो अपने को प्रूव करने की भी कोशिश कर रही होती है। तो उसका जो आदमी 19 में काम करेगा, औरत 20 में काम करेगी। सो आई वुड से कि पूरा का पूरा जो इसका पूरा का पूरा कल का जो परफॉर्मेंस था वो ये था that women are empowered, women come forward and they take the fight. सावित्री माता की जो शुरुआत थी वो आगे बढ़ाई जाए, that is the whole crux of what happened yesterday. बिल्कुल कहीं से वहां से एक ही स्वर आ रहा था कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, और आपने जो सही बात कही कि पैट्रियार्की कोई पुरुषों के विरोध में नहीं है, पुरुषों के अगेंस्ट में नहीं है, ये एक मानसिकता है और एक सोच है, और उससे हो सकता है कि बहुत से पुरुष भी उससे आहत हो और बहुत से पुरुष भी उसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। बेसिक बात है कंट्रोल की, कि आप किसी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कि जैसे राहुल गांधी ने बताया कि भाई मनुस्मृति में क्या है कि एक औरत का जन्म होता है तभी से उसका कंट्रोल पुरुष के हाथ में है, चाहे वो पिता है, फिर उसका पति है, फिर उसका बेटा है। उसकी जो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो नहीं दिख पा रही। उन्होंने इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात कही है, जेंडर इक्वालिटी की बात कही है, एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं को स्वीकार करने की बात कही है, जो हमारे समाज में अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाया और इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है। आपने बात की नेहा की पॉलिटिकल बातों के लिए वो मंच नहीं था, या पॉलिटिकल बातें करने से रोका गया, वो ठीक नहीं था। मुद्दा तो पॉलिटिकल ही है और बात पॉलिटिक्स पर ही आएगी। शायद ऐसा किया गया हो क्योंकि जो सत्ता में अभी हैं वो इन सब कार्यक्रमों को, बिल्कुल कोशिश रह रही है उनकी कि ये कार्यक्रम राहुल गांधी कर ही ना पाए। जब से शुरू से उन्होंने पहला कार्यक्रम किया है उसको पूरी तरीके से चौपट करने की या उसको ना होने देने के बहुत सारे षड्यंत्र किए गए हैं। तो शायद वो इस प्लेटफॉर्म को उस लिहाज से पॉलिटिकल ना भी बनाना चाहते हो, लेकिन बात वहां सारी पॉलिटिकल ही हो रही है क्योंकि जिंदगी के हर हिस्से में पॉलिटिक्स है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो बात कल राहुल गांधी ने करी, जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां से की, उसके तो बिल्कुल विरोध में कर रही है पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है। भाई प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि जो लड़कियां गाली दे रही हैं वो कल्चरल शॉक की तरह है, मतलब जो लड़के गाली दे रहे हैं वो कल्चरल शॉक नहीं है। और उन लड़कियों ने ये कहा कि जायदाद में मेरे भाई के लिए उसका अधिकार बिल्कुल नेचुरल है, उसको बोलना नहीं पड़ रहा, उसकी जेब में वो आएगा अपने आप, और अगर मैं बोलूंगी तो मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ।
मैं हक मांग रही हूं, मैं बुरी हूं, मुझे क्यों चाहिए? और एक लड़की ने कहा कि लड़कियों की एजुकेशन में परिवार इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहता कि उनको लगता है अरे तो शादी करके चली जाएगी, लड़का तो हमको कमा करके देगा। ये जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट की बात हुई। और मैंने जो बात की कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स दूसरी तरफ है, जो आज भी महिलाओं को उसी कल्चर के खांचे में फिट कर रहा है, तुम औरत हो, तुम ऐसे ही रहो, साड़ी पहन के, बन ठन के, और बच्चों को देखो, परिवार को पालो, तुमको मतलब गाली देना तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं दे रहा है, चाहे रेप हो रहे हैं, चाहे तुमको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये अब बीजेपी के लिए और सरकार में बैठे लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मैदान में फेंक दिया है। अब कितना मुश्किल हो, आगे आगे चुनाव भी हैं और एक बहुत बड़ी आबादी को रिझाया जाता है जब महिलाओं को 10,000 रुपए देके उनका वोट खरीदा जाता है। ये कितना बदलेगा पॉलिटिक्स को, ये मैं आपसे नेहा जानना चाहती हूँ। बिल्कुल अंशु, आज जब आप कह रहे हैं ना कि महिलाओं का वोट खरीद लिया गया, पैसे की जरूरत मुझे लगता है कि भारत की महिलाओं को ज्यादा होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है। भारत में अभी भी अधिकतर महिलाओं के पास आप देखेंगे कि SIR में सबसे ज्यादा कोई विक्टिम बनी है तो वो महिलाएं बनी हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हमारे माननीय चुनाव आयोग की तरफ से, वो ज्यादातर महिलाओं के पास उपलब्ध ही नहीं होते। कास्ट सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो जब बात चुनावी वादों में कैश देने की हो जाती है, आप देख रहे होंगे कि लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना दिया। शुरुआत 1,000 रुपए से हुई, बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच गई, लेकिन उसका आप श्रेय दे दिया जाता है कि चलिए इसी वजह से चुनावी सफलता हासिल होगी। मानती हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आप बिहार की उस सरकार को देखिए, आज सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं सम्राट चौधरी। जितनी जल्दी में उनकी सरकार और उनकी लीडरशिप की जो आलोचना शुरू हो गई है, ये वहां पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर सम्राट चौधरी ने अपने आप को नहीं सुधारा, तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है ना, हमने बांकीपुर में जो हुआ उस पर भी बहुत कार्यक्रम किए, तो बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। तो वो 10,000 कुछ समय तक तो आपको लगता है कि इसने काम किया, लेकिन उसके आगे नहीं काम कर सकता। और फिर बात आती है कि महिला आर्थिक सबल कैसे बने, तो महिला आर्थिक सबल तो बनी रही है, चाहे उसको आपने एक उंगली पकड़ाई हो, चाहे आपने उसको पूरा का पूरा हाथ सहारा देकर, आप समाज के बदलाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। और भारत इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण। आप आदिवासी वर्ग को कंट्रोल करने की कोशिश की, आप देख रहे हैं कि आपके देश के कई हिस्सों में नक्सल्स जो है वो निकल कर आ गए। बेशक अब कहा जाता है, क्या हम मुख्य धारा में जोड़ पाए हैं हमारे आदिवासी वर्ग को? क्या हम अपनी दलित वर्ग को मुख्य धारा में अभी तक जोड़ पाए हैं? बदलाव होकर ही रहता है, लेकिन अगर समाज साथ दे तो बदलाव जो है थोड़ा विस्तृत व्यापक रूप ले लेता है, और फिर उसका जो है एक विजन निकल कर सामने आता है। बदलाव तो होगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर लीडर सही हो अंशु जी, तो बदलाव बहुत ही सुदृढ़ होता है और बहुत ही पॉजिटिव होता है। एक दिन पहले ही मेरी बात हुई थी गांधीयन आइडियोलॉजी के एक्सपर्ट, बहुत ही मतलब ऐसे शानदार व्यक्तित्व से मेरी मुलाकात हुई। तो नेहा का शायद कनेक्शन कट गया है। आयुष्मान, मैं आपके पास यहाँ आना चाहूंगी। नेहा बहुत ही एक बेहतरीन बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्यों 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीद लिया जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है और उनको अपने पति से पैसा मांगना पड़ता है। कई हमारे भारत के अधिकांश हिस्सों में यही बात है, और शायद वो 10,000 उनको अपने इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ी रकम लगती है। लेकिन बदलाव बहुत सारी चीजों में हो रहा है और होगा ही। लेकिन बात ये है कि नेहा आप जुड़ गई है दोबारा? नेहा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लगता है अपनी बात आप कट गया था। हाँ, बात पूरी कीजिए प्लीज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं अंशु?
हाँ हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ, आप बात पूरी कीजिए। हेलो। हाँ, सुन पा रही हूँ। जी अंशु, तो मैं वही कह रही थी कि गांधी जी ने जो कोशिश की और उसके बाद से देश में जो भी बदलाव आया, हमने ब्रिटिश हुकूमत को भी मात दे दी, बहुत इतिहास में जाने का भी मौका मिला। तो एक सरसरी निगाह, मैं उतनी ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत गहराई से उस चीज को समझा, लेकिन हाँ, अ, एक एक विजन आया कि हम कहाँ पहुंच गए हैं आगे। एक फेज है भारत जिसका अभी सामना कर रहा है। लेकिन इस फेज में एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी ज्वाला जो है अब दिख रही है अंशु, बहुत तेजी से बदल रहा है सब कुछ। और बहुत ही मुझे लगता है कि थोड़ा भय भी है, पर महिलाएं उस मशाल को थामे हुए हैं अंशु। और ये जो आधी आबादी है, इसने अब ठान ली है कि जो हमें हमारा हक है, आप चाहे रिजर्वेशन से दीजिए, आप चाहे किसी भी साधन से दीजिए, लेकिन वो हम लेकर रहेंगी। तो और इतनी मुखर महिलाओं को देखना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव भी है अंशु। बल्कि कुछ अभी भी हैं, अब वो मेरे से कितना सामना हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से ही शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन जब मैंने भी उस बच्ची जिसको गाली देने के लिए इतना बुरी तरह से ट्रोल किया गया, मैंने उसकी उम्र की तरफ इशारा करके कोशिश की कि वो तो बच्ची है, आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? तो बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अंशु? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो। हाँ हाँ, सुन पा रही जी। हूँ, जी जी। तो बहुत सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अ, बहुत था कि अगर इतनी जटिलता है तो फिर आप किसी को नहीं समझा सकते। उस समझ के लिए भी आपका जी, नेहा, मैं आपके पास लौटूंगी, शायद आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है। आयुष्मान, जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक एक सवाल ये जरूर बनता है कि हमने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था और बहुत मजबूती से वो सामने आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। हमें लगता है कि उस समय बहुत ज्यादा आजादी थी महिलाओं के पास। हमने देखा कि धीरे धीरे जो आजादी के बाद महिलाओं को एक अलग तरीके से देखने की भी शुरुआत हुई, चाहे एक वोट बैंक के तौर पर, चाहे इस तरीके से कि हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, जब से ये बात शुरू हुई तो हम आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ अधिकार की बातें। और शायद हमारे देश को जरूरत है कि बहुत बड़ा एक कुछ ऐसा मूवमेंट आए जिसमें महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो, और साथ में शायद एक शिद्दत से महसूस किया गया कि कोई एक ऐसा नेता हो जो औरतों की आवाज को बिना जेंडर बायस के, बिना कोई उनके लिए कोई भीख मांगे या बिना उनके लिए कोई रिजर्वेशन की बात किए, उनके अधिकारों की, और जिससे आपने बात की उनको एम्पावर करने के लिए बात कर सके, और महिलाएं उतनी ही कंफर्टेबल होकर उस नेता के साथ जुड़ चुकी, जो आज राहुल गांधी में नजर आ रहा है। ऐसी सहजता लड़कियों की, महिलाओं की मुझे किसी नेता में अभी कंटेम्प्रेरी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिली है, जो इस सहजता से महिलाएं किसी पुरुष नेता के साथ अपने आप को न केवल सुरक्षित, कंफर्टेबल, बल्कि एक विश्वास और उम्मीद से भरा देख पा रही है। क्या लगता है, राहुल गांधी इस एक बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए न सिर्फ काम करेंगे, बल्कि पार्टी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होनी ही है, और चुनावी पॉलिटिक्स में भी इसका फायदा उनको मिल सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात मेंशन की, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का जो संविधान की फ्रेमिंग की और उसमें औरतों का योगदान। देखिए, ऐसा है, एक बात यहाँ पे ये है, देखिए, आई आई मैं इस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैं आई एम ट्राइंग टू मैंसप्लेन एवरीथिंग। आई एम नॉट, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट। बेसिक बात ये है कि जो समझ में आता है देख के पूरा इतिहास को, कि औरतों को हर दिन, हर रोज, सुबह शाम अपने को प्रूव करना पड़ता है दैट वो, और बार बार उनको इस प्रोसेस को, ये जो जो पितृसत्ता है वो उसको औरतों को पुश बैक करती है ना। वो जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं अपने को प्रूव करने के लिए, उनको बार बार शट डाउन किया जाता है। जो आपने कहा कि शायद औरतें स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा पावरफुल थी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1920 के दशक में आरएसएस का जो
उभार हुआ था, अगर आप जाके करेक्टली देखें डॉक्यूमेंट के बेसिस, फैक्ट्स के बेसिस पे, तो आपको दिखेगा 2 कारणों से हुआ था कि औरतें और मिल वर्कर, ये 2 जो एक ग्रुप्स थे, ये स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। सबसे बड़ा खतरा अंग्रेजों को इनसे हुआ था कि अगर ये लोग सामने आ गए तो हमारे लिए टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप जाके देखेंगी तो आपको वो कनेक्ट मिलेगा। तो हर दशक में औरतें आगे आती हैं, अपने को प्रूव करती हैं, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। एक नेता के खड़े होने का, नेता ये नहीं कह रहा है, राहुल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपके इश्यूज वो ये लेके आगे चलूंगा, वो ये कह रहे हैं कि आप आगे चलिए, मैं आपके साथ हूं। देखिए फर्क ये है, आप आगे चलेंगी, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं यही इसी तरीके से चेंज करने की शुरुआत की है पिछले 2-3-4 सालों में, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं कि ये आप आगे, आप एक एम्पावर्ड ग्रुप है, आप अपना इश्यूज और अपनी लड़ाई आगे लेके चलिए, हम आपके साथ खड़े। उससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए उससे फर्क ये पड़ता है कि जो सामने वाला है, जो पितृसत्ता है, वो ये नहीं कह सकता है कि आप इन लोगों को वो कर रहे हैं, आप इन लोगों को उकसा रहे हैं। नहीं, इन लोगों के जेन्युइन रीजंस हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो आगे लेके चल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनकी आवाज सही आवाज है। और ये देखिए, कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप अगर अपने जो उनका एजेंडा है उसको स्टैब्लिश करने में, कायम करने में सक्सेसफुल होता है, तो उससे होता क्या है कि पूरे समाज को फायदा होता है। और औरतों के साथ तो और भी है, नारियों के साथ ये होता है कि नारी, आप एक आदमी को 100 रुपए दीजिए, वो शायद अपने ऊपर 100 रुपए खर्च करेगा, लेकिन अगर आप एक औरत को 100 रुपए देंगे तो वो पूरे समाज पे खर्च करेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। औरतों का होना इसलिए जरूरी होता जा रहा है क्योंकि वो पूरे समाज का उत्थान कहीं ना कहीं करती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी है। आपने देखा सबसे बड़ा जो औरतों के लिए मनरेगा में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता था? सबसे ज्यादा फायदा औरतों को होता था, उनकी जेब में पैसे जाते थे। इन लोगों ने मनरेगा को खत्म करके औरतों का डायरेक्टली नुकसान किया है। और क्या किया है उसके बाद कि डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम, बिकॉज वो उतना काम करती हैं, समाज को उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना चाहिए। जो औरतें एम्प्लॉयड हैं, आप हैं, नेहा जी हैं, आप लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली उसमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो औरतें घर में हैं उनको क्यों नहीं? क्योंकि वो उतना ही एफर्ट कर रहे हैं रोज के रोज, है ना। तो वो, और उसको ट्रिवियलाइज करना ये कह के कि ये फ्रीबी है, ये पितृसत्ता है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एथिक्स है, ये हमारे समाज को बर्बाद करने की चीज है। तो ये राहुल की लड़ाई यही है कि ये जो भाषा है उसको ठीक करिए, और जो लोगों को जरूरत है उनके साथ खड़े होइए, उनको पावर दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप आयुष्मान, कि बहुत सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने एक पाथ ब्रेकिंग चीज तो की है। एक पार्टी के नेता होने के बाद और एक एलओपी होने के बाद वो ऐसी पाथ ब्रेकिंग बातें कर पा रहे हैं कि स्मैश द पैट्रियार्की, और औरतों के लिए उनकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, और औरतों को एक लीडरशिप भी दे रहे हैं जहां एक सहजता है, जहां किसी के छतरी के नीचे दबे होने या कंट्रोल होने की बात नहीं है, एक समानता की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात की, और यही शायद है कि औरतें लड़कियां उनके साथ सहजता में। तो आज यूथ तो जुड़ ही रहा है, और अगर औरतें भी उनकी बातों से, मतलब जो उनको रेजोनेंस मिल रहा है कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, तो वाकई वो एक नई तरह की राजनीति तो कर ही रहे हैं। और नया, हम सभी इस चीजों से गुजरते हैं। औरतों पे कई तरह के प्रेशर्स भी रहते हैं, जैसे हम पे और आप पे, कि हम स्क्रीन पे आते हैं तो हम पर ये भी है कि हमें सुंदर भी दिखना चाहिए, ऐसा हम पर प्रेशर रहता है। मुझसे बहुत बार कहा जाता है कि साड़ी पहन के तुम क्यों नहीं करती हो एंकरिंग। मेरे पास साड़ी पहनने का उतना समय नहीं है, और मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ, और मुझे सुंदर दिखना है जब मैं चाहती हूँ। तो मुझे स्क्रीन पे साड़ी पहन के सुंदर दिखने की इतनी चाहत नहीं है, काम करने की है, तो मैं अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आती हूँ। तो ये वर्जनाएं, ये अपनी स्वतंत्रता हम चुन रहे हैं, और हमें चुनने के लिए अच्छा लगता है, और ये सब अधिकार हमारे पास है।
तो आप भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती होंगी। आप दोनों ने ही बहुत अच्छे विचार रखे। मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, उनको काफी इससे सुनने के लिए मिला होगा कि किस तरीके से जेंडर रोल जो है वो बदल रहा है। मतलब कि उसे एक सिर्फ जेंडर के तहत नहीं देखा जाए, और एक पॉलिटिकल पार्टी का जब नेता बातें करता है, वो सच्चाई की बातें करता है, तो उसकी बात जो है वो दूर तक जाती है और दिल पर जाकर लगती है। उन्होंने महिलाओं को सच में साथ में लेकर चलने की बात कही है। तो इस कार्यक्रम को मैं एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो मुझे लगता है कि मुझे खुद वो बहुत अच्छा लगता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल का तू परचम बना लेती तो अच्छा होता। तो वो सारा परचम हम लोग बना रहे हैं, नेहा हम भी बना रहे हैं, और आयुष्मान हम आप भी बना रहे हैं। तो बस सबको साथ ही चलना है, और यही शायद राहुल गांधी कह रहे हैं। और ये एक सबक भी है दूसरी पार्टीज के लिए कि आप दान देने की बात, कुछ देने की बात मत समझिए। अगर आपको रिजर्वेशन देना था महिलाओं को, तो आप उन्हीं सीट्स में दे सकते थे। डिलिमिटेशन के साथ जोड़ के राजनीति मत कीजिए, कम से कम महिलाओं के नाम पर अपने गोल्स मत सेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस सेशन में शामिल होने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी कमेंट जरूर लिखकर हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।